हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओनली में। आज मंगलवार है, ट्यूसडे 28 जुलाई 2020 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। जिस तरीके से हम सारी चीज़ों को हैंड रिटन नोट्स की मदद से डिस्कस करते हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो पढ़ रहा हो, समझ रहा हो, उसको न्यूज़ समझ में आई, साथ में वो अपने नोट्स को तैयार कर सके जिससे वो आने वाले टाइम में रिवीजन कर सके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आता है कि वो किस तरीके से द हिंदू का नोट्स पढ़ाएं, किस तरीके से नोट्स बनाए, उन्हें प्रॉब्लम जाती है नोट्स बनाने में। तो आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम है इसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। हर एक आर्टिकल का नोट्स किस तरीके से बनाया जाए मैं यहाँ पे आपको सिखाता रहता हूँ बीच बीच में। किस तरीके से आपको वर्ड एक मीनिंग, किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट डायरेक्टली लाइन जो है आर्टिकल में से उठा के आप अपने आंसर राइटिंग में लिखना है वो आपको बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे एक मेंस की होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन होगी, साथ में जो हम न्यूज डिस्कस करते हैं उससे आपकी प्रीलिम्स की फोकस बढ़ेगा और प्रीलिम्स का भी वहाँ पे प्रिपरेशन होगी। या फिर अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़ एनालिसिस को ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अगर उसके नोट्स बनाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों की 50% तैयारी यहीं पे कवर हो जाती है अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से करते हैं, नोट्स बनाते हैं तो। क्योंकि सारी चीज़ें न्यूज़ में एक बार, दो बार, तीन बार जो है रिपीट होती रहती है, बशर्ते आपको चीज़ों को कंटिन्यूसली फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक दिन देखा, दो दिन देखा और दूसरे दिन, तीसरे दिन छोड़ दिया, ये नहीं करना है। आपको कंटिन्यूसली देखना है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको कंटिन्यूसली फॉलो करना है, देखना है। और आप पाएंगे कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा चेंजेस आना शुरू हो चुका है। आपको चीज़ें जल्दी याद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि न्यूज़ क्या होती है, बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं और जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो हम उन चीज़ों को बार बार डिस्कस करते हैं और उसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। यहाँ सिर्फ हम ना न्यूज़ को डिस्कस करते हैं बल्कि उसके बैकग्राउंड को, वो कहाँ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट बुक्स से अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, सभी चीज़ों को हम मिक्स करके इसको इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम देखने वाले हैं, ये देखिए इन रिवर्स गियर, ये एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर एक आर्टिकल आया है, तो इसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो क्या होता है EIA, मैं आपको बैकग्राउंड्स बताऊंगा जो कि इसके अंदर नहीं दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो ये फायदा हो जाता है आपको एनालिसिस देखने का ही, जो चीज़ आर्टिकल के अंदर नहीं दी रहती बट वो इंपॉर्टेंट होती है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। नीडेड ए मैप फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे हम कोई भी PPT या PDF इस तरीके चीज़ों का यूज नहीं कर रहे हैं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें हम एक जगह लिख दें, और जिस तरीके जितना आर्टिकल लिखा है अगर मैं इतने सारे पॉइंट्स अगर आपको PPT बना के समझाता हूँ तो वो फिर आपका जो सेंस से वो बढ़ नहीं पाएगा। तो ये आपको समझना है कि मैं नोट्स क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि आपको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और आप रिटेन कर पाएँ उन चीज़ों को, बार बार उस चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, याद रख पाएँ। क्योंकि अगर मैं पूरा आर्टिकल का पूरा का आर्टिकल अगर मैं PPT में कन्वर्ट कर देता हूँ और आपको बस बोल देता हूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा। उसमें वो हमारा जो भी हमको जो चीज़ एक्चुअल में चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो हम कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को निकालने की। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे द मेजोरिटी कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट, क्या है ये, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है उसे क्या कहते हैं, किस तरीके से इसको निकाला गया है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आई गई हैं, FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न टूल्स एज ओल्ड विस्डम। ये क्या है, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप की थोड़ी सी बात की जा रही, तो इसको हम देखेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए फटाफट एक बार हम नजर मार लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कर्नाटका आंध्र प्रदेश क्रॉस 1 लाख केसेस मार्क, तो 1 लाख केस के ऊपर पहुंच चुका है कोविड-19 का। तो ये आप जनरली याद रख सकते हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जनरल सी बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, अंदर रहना है, सेफ रहना है, स्टे सेफ रहना है और घर पे पढ़ते रहना है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए आज देखिए है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए कि ये जो एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पे कोने पे, इंडिया बैन 47 मोर चाइनीज
मोबाइल ऐप। तो इसके ऊपर मैंने एक कल ही एक सेपरेट सेशन बनाया हुआ है, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। जो भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी अलग से अगर आती है तो मैं उसके ऊपर सेपरेट सेशन जरूर लेके आता हूँ। अगर और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ज़रूरत है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बेसिस में हम लेक्चर्स को बनाएंगे। द हिंदू का एनालिसिस किस तरीके से चल रहा है आपको बताना है। साथ में इस एनालिसिस में और भी क्या चीज़ें आप चाहते हैं वो आप बता सकते हैं, या फिर और भी कुछ अलग प्रकार की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। क्या ये हैंड रिटन नोट्स मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए? इसी तरीके से क्या आपको बुक्स के नोट्स चाहिए या कुछ और इस तरीके से चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी टाइम ओनली के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको जरूर से आपको ज्वाइन करना है। ये सेपरेट सेशन है, मैं इसकी लिंक जो है नीचे प्रोवाइड कर दिया करूंगा, तो उसे आप जाके एक बार जरूर से देखिएगा। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने उसके अंदर दी गई है, बहुत अच्छी तरीके से पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, तो उसको आपको जरूर से देखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही सारी चीज़ थी जो आज के डिस्कशन में है। और तो चलिए विदाउट एनी डिले हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं द हिंदू एनालिसिस 28 जुलाई 2020 इंडिया फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा फॉरेन पॉलिसी किसे कहते हैं। ये वर्ड जो है फॉरेन पॉलिसी जो है, इसे मैं आपको समझाता हूँ। फॉरेन पॉलिसी मतलब एक तरीके की गाइडिंग प्रिंसिपल, जिससे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो गाइड होती हैं। हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी कंट्री के प्रति, किसी रीजन के प्रति, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के प्रति जो होता है, वो हमारा फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। अगर किस प्रिंसिपल के बेसिस में हम उसे देख रहे हैं, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गुजरात डॉक्ट्राइन हो गया। नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारा होगा कि हम अपने पहले जो भी हमारे नाइबर कंट्री उनकी देखभाल करेंगे, देखेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे, तो नाइबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है हमारी। पंचशील की जो पॉलिसी हमारी चाइना के साथ पंचशील की पॉलिसी है। तो ये सभी पॉलिसीज हैं जो आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में अगर आप सेपरेट सेशन चाहते हैं तो हम इनके बारे में एक सेपरेट सेशन भी बना के लेके आएंगे, जहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होती है, किस किस देश इसके अंदर शामिल है, गुजरात डॉक्ट्रिन क्या होता है, नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या होता है, पंचशील क्या होता है। देखिए आपके कमेंट सेक्शन में अब हमारा लेक्चर जो है डिपेंड करेगा, जिस तरीके से आप कमेंट करेंगे, जो जो चीज़ें आप कमेंट करेंगे, उसी के बेसिस में हम नए लेक्चर्स जो हैं लेके आते रहेंगे, उसी तरीके से सीरीज लेके आते रहेंगे। क्लियर? अब बात हो रही है यहाँ पे कोल्ड वॉर की। जनरली आप सभी लोगों को पता होगा कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने कौन से को फॉलो किया था, नेम प्रिंसिपल को फॉलो किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम। तो नेम प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया था कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ना हम रशिया की तरफ झुकेंगे जाएंगे, और ना हम यूएस की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन अराइज हो रही है उसे कहा जा रहा है न्यू कोल्ड एरा। ये जो सिचुएशन है ये न्यू कोल्ड एरा की सिचुएशन है, आप इसे कह सकते हैं। इसमें जो है कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि नेम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो इंक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इंडिया जो है इंक्लाइन हो रहा है टुवर्ड यूएसए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ पे एक स्टैंड और करना है, एक आर्ग्यूमेंट और कहना है कि हमेशा एक जैसी चीजें नहीं रहती। कहने का मतलब है जो फॉरेन पॉलिसी है नीड नॉट टू बी स्टैटिक, मतलब हमेशा स्टैटिक नहीं रहती कि हमने पहले अगर नेम प्रिंसिपल को फॉलो किया था तो आज भी हम नेम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। हम अपनी प्रायोरिटीज को देखेंगे, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, उसके बेसिस में हम आज की सिचुएशन और प्रायोरिटीज को देख के आगे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स ऑफ डिक्लाइन। यहाँ पे अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्लाइन हो रही है तो उसके पीछे के 3 प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा। पहला क्या है, क्लोजर अलाइनमेंट पॉलिसी विद यूएस लाइन। हम यूएस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं अलाइनमेंट पॉलिसी वगैरह, जैसे कि हमने बहुत सारे यूएस के साथ एग्रीमेंट भी साइन किए, हमारे डिफेंस के एग्रीमेंट हमने साइन किए यूएस के साथ। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्लोजर अलाइनमेंट पॉलिसी। आप इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि ये तीनों चीजें क्या है। अगर आप डिक्लाइन की बात की जा रही हो, कभी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आईआर का टॉपिक है ये, जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जाता है। जो भी पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन जिनका ऑप्शनल है उनके लिए तो ये गॉड है, उनको तो बिल्कुल ही याद रखना है ये सारी चीजें। कपलिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे देखिए कपलिंग की बात की जा रही है। सबसे पहली चीज फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का क्या हो रहा है, कपलिंग हो रही है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो फॉरेन पॉलिसी हो रही है और डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स अंदर जो खेली जा रही है, दोनों को मिक्स करके चल रहे हैं, दोनों को कपल कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। थर्ड नंबर पे है हब्रिज। हब्रिज का मतलब है एक्सेसिव
प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है मीडिया और सारी चीजें कि यार बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के पास भी उतनी पावर उतनी क्षमता है, हो सकता है हमसे ज्यादा ही हो। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। जैसा कि अगर हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की और मिलिट्री पावर की, तो चाइना की मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमसे काफ़ी ज़्यादा है, मिलिट्री पावर भी में भी हमसे काफ़ी ज़्यादा है चाइना के पास। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया ने ऑफिशियली पॉलिसी जो है कमिट किया है मल्टीलेटरलिज्म का। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है मल्टीलेटरलिज्म, मतलब बहुवाद। मतलब हम बहुत सारे ऐसा नहीं किसी एक पावर या एक जगह पे झुकेंगे, हम मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सब बढ़े और सबको एक साथ लेके चलने का है। तो ये आपको याद रखना है। सारे जो ऐसे कह लीजिए कि आप टर्म्स हैं जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करेंगे, तो एक आपका जो वेटेज होगा वो बढ़ेगा जब आप इस तरीके से वर्ड्स का यूज करेंगे। मल्टीलिटरलिज्म हो गया इस तरीके से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, कि देखिए आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल रिवर्स गियर EIA, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या है? EIA। देखिए कभी भी कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उसका इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी होती है। आप लोगों ने काफी ज्यादा इसको मूवीज में देखा होगा कि यार कोई भी जो है प्रोजेक्ट्स लेके आया है जिसमें इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है और कोई भी ऐसा है कि जो क्लियरेंस नहीं दे रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, उसे ही कहते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो गया या फिर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट हो गया, उसके इन्वायरमेंट इंपैक्ट लेना जरूरी है। क्या उसका इन्वायरमेंट का इंपैक्ट होगा? अब देखिए इसके सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही नहीं बल्कि पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिख जाते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स निकल के आएंगे इन्वायरमेंट को, और क्या इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, दोनों को हम काउंट करते हैं। तो ये क्यों न्यूज में है, क्यों इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया, ये तो हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो पहला आता है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर। काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या इस तरीके से वहां पे सोशियो इकोनॉमिक कल्चर है, वहां का किस तरीके से कल्चर है, वो जो एरिया रीजन है हो गया, इस एरिया स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक के बीच में ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है किस तरीके से, और एनिमल्स हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते रहते हैं। नेक्स्ट निकल के आता है डिस्प्यूट्स, जो कि हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, जो आर्टिकल को डिस्कस करने के पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड है कि आखिर हम इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन राइज होता है। तो जनरली अभी क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को कम कर दिया गया है। क्या कम कर दिया गया है? शॉर्ट एंड पीरियड्स ऑफ पब्लिक कंसोलेशन हियरिंग। जो पब्लिक की कंसोलेशन हियरिंग है उसको कम कर दी गई है। मतलब पहले, मतलब ऐसा कर लीजिए मैक्सिमम 40 डेज था कि जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है आपके घर के आसपास बन रहा है, जहाँ पे कह लीजिए डैम है या फिर कुछ जैसे नेचुरल रिजर्वायर है या रिसोर्स है, या फिर ऐसा कह लीजिए आपकी बहुत बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट का एरिया है, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी इस तरीके से है, तो उस पे आपकी जो सहमति है आप वहां पे अपना व्यू पॉइंट जो है कंसोलेशन हियरिंग दे सकते थे। उससे पहले 40 दिन था, जिसे डिक्रीज करके कितना कर दिया गया, 30 to 20 डेज कर दिया गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ कर दिया गया है। तो ये एक कंसोलेशन है, ये डिस्प्यूट है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो आप अपने आंसर राइटिंग में डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस पॉइंट को डायरेक्टली यहां से उठा के सेम एज इट इज इसको आप लिख सकते हैं। देन बात करते हैं हम सेक्शन 26 की। तो यहां पे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, पूछ सकता है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर जो अभी न्यूली एडेड सेक्शन 26 है वो क्या है, आखिर वो किस चीज से डील कर रहा है। या फिर क्वेश्चन अगर आप कभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आंसर के अंदर मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर, तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि सेक्शन 26 का जिक्र कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से आप डायरेक्टली चीजों को मेंशन करेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि वो काफी अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है जिसने ये आंसर लिखा है। कैसे? सेक्शन 26 क्या बताता है, यहां पे आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 26 बताता है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वुड नॉट अट्रैक्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस और परमिशन। इसके अंदर कुछ ऐसे लिस्ट बना दी गई है जिनको एनवायरमेंट क्लियरेंस और इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने आप मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जैसे कॉल माइनिंग हो गया, सेस्मिक सर्वे हो गया, ऑयल हो गया, मीथेन वगैरह का,
और ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, सेल गैस वगैरह हो गया, कुछ लैंड्स वगैरह के ऊपर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड इसके अंदर हैं, तो इसको आपको याद रखना है। देन सेक्शन 14 की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन 14 फिर से हमारा इंपॉर्टेंट है। हमने सेक्शन 26 देखा, तो यहाँ पे 2 सेक्शन याद रखना है आपको, सेक्शन 26 एंड द सेक्शन नंबर 40। क्लियर? चलिए, सेक्शन 14 क्या है? लिमिट पब्लिक कंसोलेशन। पब्लिक कंसोलेशन को लिमिट कर दिया गया है, जो कि अभी हमने देखा था। जैसे कि इन केस ऑफ नेशनल पार्क सेंचुरीज वेयर द पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विल पास रोड हाईवे, जैसे कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे जो है चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन नेशनल पार्क से होके सपोज कोई अगर रोड जा रही है, कोई हाईवे बनाया जा रहा है, वहाँ से अगर कोई पाइपलाइन जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जा रही है किसी सेंचुरी वगैरह से, तो वहाँ पब्लिक का पहले कंसोलेशन लेते थे, लेकिन अब उस चीज को मना कर दिया गया है कि अब वहां से पब्लिक कंसोलेशन लिमिट करके रख दी गई है। तो ये इन सभी पॉइंट्स का क्रिटिसिज्म है आपके पास, ये आपको लिखना है आंसर राइटिंग में, इसको जरूर से नोट डाउन करना है। पीडीएफ पीपीटी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, नीचे लिंक दे दी गई है। और चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे मेजोरिटी कैन नॉट अफोर्ड बैलेंस डाइट। हम जानते हैं कि एक तरीके से हमारे यहाँ किस तरीके कितनी ज़्यादा पुअर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं बीपीएल कैटेगरी के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये जो हमारा जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि नो पॉवर्टी और जीरो हंगर, नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 कल ही मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए कल वाला लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डिटेल में कवर किया है, एसडीजीज को, जैसे कि एसडीजी 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, नंबर वाइज हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO के द्वारा इसको रिपोर्ट को लेके आया गया है, और इसके अंदर बताया गया है कि 100 मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, 100 मिलियन के ऊपर, आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है ये, 100 मिलियंस पीपल इन इंडिया above international poverty line of $1.90 PPP पर पर्सन पर डे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या FAO ने क्या किया है, एक सर्वे किया है जिसके रिगार्डिंग उन्होंने एक रिपोर्ट लेके आई है, और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स के अंदर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करेंगे। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन 1.90 जो डेफिनेशन है वो $1.90 है, या $2 है, या $2.40 है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है 1.90, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि ये आपको याद रखना है। आंसर राइटिंग में भी इसका आप यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे लोग जो हैं इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, तो ये बताया जा रहा है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हेल्थी फूड, न्यूट्रिशनल फूड, इस तरीके से। चलिए आगे हम देख लेते हैं SOFI, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। SOFI की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। 2020 में ये चीज कहाँ क्या थीम है इनकी, कहा गया है कॉस्ट, मतलब जो हमें फूड मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, सबको अफोर्ड हो सके। ऐसा नहीं कि जो हेल्दी फूड मिल रहा है वो कुछ ही लोगों को मिल पा रहा है, और जो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो रिपोर्ट अभी कह रही है। और हेल्थी डाइट जो है वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर सभी को मिलना चाहिए। अगर मैं डाइट्स की बात करता हूँ तो आप सभी लोगों को पता है 3 प्रकार की डाइट्स होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ डाइट्स हैं। जैसे कि पहला हो गई बेसिक एनर्जी सफिशिएंट, सेकंड है न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट एडिक्वेट, और थर्ड है हेल्थी डाइट। पहला है बेसिक एनर्जी सफिशिएंट, इसका मतलब है कैलोरी इनटेक इज मेट। मतलब अगर आप सिर्फ कैलोरी इनटेक को मेट कर रहे हैं अपने, कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए, जैसे आप चावल खा रहे हैं या एक तरीके से गेहूं, जैसे रोटी वगैरह, चपाती वगैरह सिंपली खा रहे हैं, तो सिर्फ यही नहीं कि अगर आप ये खा रहे हैं तो एक तरीके से आपकी बेसिक एनर्जी की सफिशिएंट तो कंडीशन फुल हो रही है, लेकिन हेल्थी डाइट के अंदर ये चीज़ नहीं आती है। हेल्थ रहने के लिए ये जरूरी नहीं है। क्लियर? न्यूट्रिशन एडिक्वेट की मैं बात करता हूं तो 23 मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर ये फुलफिल होते हैं तो उसे हम न्यूट्रिएंट एडिक्वेट कहते हैं डाइट, न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट। क्लियर हो गया? और हेल्थी डाइट के अंदर ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, आपकी बेसिक एनर्जी के कितने ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल किया जाता है,
और आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी जो है फुलफिल किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कैलोरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जो इसका कॉस्ट पड़ता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पर पर्सन जो कॉस्ट पड़ता है वो $4.07 पड़ता है। ये वर्ल्ड वाइड जो है एस्टिमेट डाटा है, तो इस तरीके से डेटा को आप याद रखेंगे। तो 4.07 जो है पर डे का हिसाब से बनता है, जो कि हमारे यहाँ इनकम भी नहीं है इतनी ज़्यादा लोगों की, कुछ लोगों की, तो ठीक है, पर डे के अनुसार। देन हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है क्या, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा वे फॉरवर्ड, अगर आप कभी वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है 5 किलो जो है वीट और राइस और 1 kg ग्राम जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन अभी अब जरूरत हो चुकी है, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्लियर हो रहा है, मतलब कैलोरी इनटेक तो हम कर पा रहे हैं, फुलफिल कर पा रहे हैं हमारे कैलोरी इनटेक को, लेकिन हम क्या नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, हमारी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है जो हमें चाहिए वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जरूरी है कि वो चीज़ हम फुलफिल करें। तो इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अब जरूरत है कि एक नए फर्दर स्टेप की ओर हमें मूव करवाना चाहिए, एक इम्प्रूवमेंट की ओर। डे बाय डे जैसे जिस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, उसी तरीके से आज जरूरत है कि इसको हम आगे की ओर लेके जाएं, एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड की ओर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आज का, और आज का लास्ट आर्टिकल है, ये है मॉडर्न टूल्स एज ओल्ड विजडम। ये लास्ट में एक आर्टिकल दिया था द हिंदू के पेज नंबर पे, तो वहां पे हम देखेंगे इंडिया श्रीलंका की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक छोटी छोटी बातें, बहुत ज़्यादा ऐसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप जनरली सुन लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ये। यहाँ पे देखिए बात की जा रही है हिस्ट्री, अगर हम उठाते हैं इंडिया और श्रीलंका की, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका, इंडिया से ही श्रीलंका में बुद्धिज्म गया है। जैसे श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म कल्चर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, इसलिए ये गया है, तो इसको बढ़ावा दिया गया। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इन्फ्लुएंस, इंडिया के अंदर किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल का इन्फ्लुएंस रहा है, वो इंडिया के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उसका इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका के अंदर भी देखने को मिला है। फॉरेन पॉलिसी जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है नॉन अलायंस पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, कि मतलब अगर आप जैसे कि 2 वर्ल्ड ऑर्डर है, चाइना अगर एक तरह से इमर्ज होता हुआ पावर है और यूएसए, तो हम ऐसा नहीं करना कि आप यूएसए की तरफ झुक रहे हैं तो आप श्रीलंका और ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनको बिल्कुल भूल जाइए, नहीं नेग्लेक्ट कर लीजिए, या किसी और की वजह से आप इनको निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, या इनसे जो संबंध है वो अलग विस्थापन करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो आपको नहीं करना है। नॉन अलायंस होके आपको सभी कंट्री के साथ अपने पार्टनरशिप को बनाना है और आगे मूव करना है। वर्क ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जरूरत है कि हम कुछ ऐसी कंट्रीज के साथ कॉमन इंटरेस्ट में वर्क कर सकें, जैसे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो गया, कि मूवमेंट जो हो रही है एरिया के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, इसके लिए ऑर्डर होना चाहिए, किस तरीके से मूवमेंट हो, तो वो दोनों के बेनिफिट का काम है, इंडिया और श्रीलंका। तो ऐसे बेनिफिट से हमको काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं, जो कि हमने डिस्कस करी हैं काफ़ी अच्छे से। तो कैसा रहा लेक्चर आज, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, आपका रिकमेंडेशन फुली अलाउ है, आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं एनालिसिस के अंदर, और किस टाइप्स के लेक्चर और किस टाइप से और नए नए इनिशिएटिव चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ये करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।